जय हिंद। आज हम लोग क्लास 8 का हमारे अतीत अध्याय नंबर 6 बुनकर, लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिकों के बारे में जानेंगे। हमने इससे पहले अध्याय 1 से 5 तक जाना था कि कैसे ब्रिटिश शासन व्यवस्था यहाँ पे अपना सत्ता स्थापित की थी। साथ ही उसके बाद हम लोगों ने अध्याय 3 में जाना कि कैसे ये इन लोगों को अपने नियंत्रण में रखना चाहते थे। यूरोप में बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए नील और अफीम की खेती करवा रहे थे। उसके बाद हम लोगों ने अध्याय 4 में जाना कि कैसे कि भारत के अन्य अन्य क्षेत्रों में जो जनजातीय रहते थे, इन लोगों से जंगलों पर से इनका अधिकार छीन लिया था, हर जगह से कर ले रहे थे, जिसमें बिरसा मुंडा ने इनका नेतृत्व करके कह सकते कि अंग्रेजों के प्रति विद्रोह भी किया था। फिर हम लोगों ने अध्याय 5 में जाना कि कैसे 1857 की प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन हुई, जिसमें अंग्रेजों ने एक नई शासन व्यवस्था अपनाई और कंपनी का सारा अधिकार को अंत में ब्रिटिश महारानी एलिजाबेथ को दे दिया गया और वही वहां से नियंत्रण स्थापित करके शासन करने लगी थी और निजी प्रतिनिधि के तौर पे इन गवर्नर जनरलों को वायसराय के रूप में यहाँ पे देखने के लिए जिम्मा दे दिया था। इन सारे चीज़ों को जाकर आप हमारे चैनल के पेज पर देख सकते हैं। साथ ही मैं आपको आई कमेंट में ऊपर लिंक दे दूंगा, आप वहां से भी क्लिक करके इन सारी बातों को जान सकते हैं। अब आइए अध्याय 6 शुरू करते हैं। मुख्य रूप से हम लोग यहाँ बुनकर के बारे में जानेंगे। बुनकर उन्हें कहते हैं जो कपड़े आदि बुनते थे। साथ ही लोहा बनाने वाले, लोहा जो बनाते थे, उन लोगों का क्या स्थिति था, और फैक्ट्री मालिक, इन सारे का अंग्रेजों के समय में कैसा, जो कारीगर वगैरह होते थे उन लोगों का कैसा माहौल था, कैसे उन लोगों का स्थिति था, इन सारे चीजों के बारे में जानेंगे। ऊपर आप देखिए चित्र 1 दिख रहा है। 17वीं सदी में सूरत बंदरगाह पर व्यापारिक जहाज। इस चित्र में देख सकते हैं कि कई सारे व्यापारिक जहाज हैं जो व्यापार करने के लिए अलग अलग देशों से आते थे, यानी कि सूरत में आते थे। और सूरत अपने ही भारत के गुजरात राज्य का एक शहर है, जहां पे 17वीं सदी से ही ये लोग आना शुरू कर दिए थे। आगे जानते हैं, भारत के पश्चिमी तट पर गुजरात स्थित सूरत हिंद महासागर के रास्ते होने वाले व्यापार के सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाहों में से एक था। देखिए, पहले बंदरगाह के बारे में जानते हैं। हमने पीछे भी बताया था कि बंदरगाह उन स्थानों को कहा जाता था जहां बड़े बड़े पानी के जहाज कई अन्य देशों से आते थे और व्यापार के लिए कुछ सामानों को खरीदते या बेचते थे, तो उन जगहों को बंदरगाह कहा जाता है। अब आगे जानते हैं कि डच और ब्रिटिश व्यापारिक जहाज 17वीं सदी के शुरुआत से ही इस बंदरगाह का इस्तेमाल करने लगे थे। 18वीं सदी में इस बंदरगाह का महत्व गिरने लगा था। मतलब बता रहा है कि जो हिंद महासागर का सूरत वाला रास्ता था, उस पर व्यापार 17वीं सदी से ही शुरू हो गया था। कह सकते हैं कि डच और ब्रिटिश लोग उसी समय से आ रहा था, लेकिन 18वीं सदी में इसका महत्व गिरने लगा था। इसका क्या कारण था हम लोग आगे जानेंगे। अब हम लोग इस अध्याय को शुरू करते हैं। इस अध्याय में हम कपड़ा और लोहा व इस्पात उद्योग, इन दो उद्योगों का विशेष अध्ययन करते हुए देखेंगे कि ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारतीय कारीगरी और उद्योग की दशा क्या थी। मतलब कह सकते हैं कि कपड़ा का उस समय क्या स्थिति था और लौह इस्पात उद्योग जो कारखाना था, उसमें इन दोनों का अंग्रेजी शासन में क्या स्थिति था, कारीगरों का और साथ में उद्योगों का क्या दशा था। आगे आधुनिक विश्व में औद्योगिक क्रांति की दृष्टि से ये दोनों ही उद्योग बहुत महत्वपूर्ण थे और इन दोनों का स्थिति अंग्रेजों के समय में भारत में क्या था, इन सारे बातों को यहां जानेंगे। सूती कपड़े के मशीनी उत्पादन ने 19वीं सदी में ब्रिटेन को दुनिया का सबसे प्रमुख औद्योगिक राष्ट्र बना दिया। मतलब बता रहा है कि 19वीं सदी में ब्रिटेन में सूती कपड़ा का एक उद्योग लगा, फैक्ट्री लगा और उसे दुनिया का कह सकते हैं कि सबसे प्रमुख औद्योगिक राष्ट्र बना दिया, क्योंकि वो इतना आधुनिक कपड़े बनाता था। 1850 के दशक से जब ब्रिटेन का लोहा और इस्पात उद्योग भी पनपने लगा तो ब्रिटेन दुनिया का कारखाना कहलाने लगा। मतलब कह सकते हैं कि पहले ये सूती कपड़े के उद्योग लगा दिया था और बाद में जब यहाँ लोहा और इस्पात का उद्योग भी पनपने लगा, फैक्ट्रियां खुलने लगी, तो ये दुनिया का कारखाना कहा जाने लगा। एक सवाल बनता है कि दुनिया का कारखाना उस समय 19वीं सदी में किसे कहा जाता था, तो कह सकते कि ब्रिटेन को, क्योंकि वहां कपड़ा की मिल खुल गई थी, कपड़ा वहां बनाया जाता था। साथ ही लोहे का बहुत सारा उद्योग चल रहा था, लोहे का उद्योग पनप रहा था। आगे जानते हैं, ब्रिटेन के औद्योगिकरण और भारत पे ब्रिटिश विजय और उपनिवेशकरण से गहरा संबंध था। मतलब बता रहा है औद्योगिकरण मतलब जो फैक्ट्री वगैरह खुले हुए थे उसका, और जो ब्रिटिश विजय किए हुए थे, यहाँ उपनिवेशवाद, कह सकते हैं कि भारत में इन लोगों का जो नियंत्रण था, इन दोनों में काफी संबंध था। आप अध्याय 2 में भी देख चुके हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक हितों की रक्षा करने के लिए किस तरह भारतीय भूभागों पर कब्जे हुए, मतलब कैसे ये ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों ने कब्जे किया था, अपने व्यापार को
बढ़ाने के लिए। और किस तरह व्यापार का ढांचा बदलता गया, कैसे समय के साथ इन लोगों ने व्यापार में किया, जैसे कि नील अफीम वगैरह का खेती कराने लगा, मसाले वगैरह यहाँ से ले जाता था, रेशम सूती कपड़ा सस्ते दामों पे। कुछ समय के बाद ये यहीं के कर से ये सारे चीज खरीदने लगे, जिससे मंदी भी आ गई थी। इन सारे बातों को हम लोगों ने वहां जाना था। 18वीं सदी के आखिर में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से चीजें खरीदती थी और उन्हें इंग्लैंड व यूरोप में ले जाकर बेच देती थी। इस क्रय विक्रय यानी खरीद बेच से उसे भारी मुनाफा होता था। जैसे जैसे ब्रिटेन का औद्योगिक उत्पादन बढ़ने लगा, मतलब यहाँ औद्योगिक फैक्ट्री वगैरह खुलने लगे, वहां के उद्योगपति भारत को अपने औद्योगिक उत्पादों के विशाल बाजार के रूप में देखने लगे। इस तरह ब्रिटेन से तैयार माल भारत के बाजारों में आने लगा। इससे भारतीय शिल्पों और उद्योगों को किस तरह के असर पड़े, प्रस्तुत अध्याय में हम इसी सवाल पर चर्चा करेंगे। मतलब बता रहा है कि यहां से सारे कच्चा माल जाता था, जैसे सूती के कपड़े होते थे, ये सारे कच्चा माल यहां जाता था और ब्रिटेन में कपड़ा के मिलों में तैयार होता था। साथ ही लोहे के भी बहुत सारे सामान यहां से, कच्चा लोहा कह सकते जाता था और ब्रिटेन में ये सारा चीज तैयार होता था और यहीं पे आके फिर महंगे दामों में बेचता था और इस तरह कंपनी अच्छा खासा मुनाफा कमाती थी। साधारण शब्दों में कहें तो कह सकते हैं कि भारत से उस समय कच्चा माल ब्रिटेन जाता था और ब्रिटेन से माल तैयार होकर यहां महंगे दामों में बेचा जाता था, जिससे कंपनी को अच्छा खासा मुनाफा होता था। अब जानते हैं भारतीय कपड़े और विश्व बाजार। मतलब विश्व में जो बाजार था, विश्व का बाजार कह सकते हैं कि अलग अलग उपमहाद्वीपों में जिस चीज की मांग थी यानी कपड़े की, भारतीय कपड़े का क्या महत्व था। कह सकते हैं कि उस समय विश्व में जो मांग थी वो भारतीय कपड़ों का किस प्रकार से निर्भर था, कितने लोग इसका प्रयोग करते थे, इन सारे बातों के बारे में जानेंगे। आइए पहले कपड़ा उत्पादन पर नजर डालें। बंगाल पर अंग्रेजों की विजय से पहले 1750 के आसपास भारत पूरी दुनिया में कपड़ा उत्पादन के क्षेत्र में औरों से कोसों आगे था। मतलब जितने दुनिया के अलग अलग क्षेत्र थे, जितने उपमहाद्वीप थे, इन सभी से भारत आगे था कपड़ा उत्पादन के क्षेत्र में। भारतीय कपड़े लंबे समय से अपनी गुणवत्ता और बारीकी कारीगरी के लिए दुनिया भर में मशहूर थे। लंबे समय तक प्रयोग में लाया जा सकता था और साथ में इस पे जो डिजाइन वगैरह किया जाता था वो भी काफी मशहूर था, अन्य लोग उस हिसाब से नहीं कर पाते थे। दक्षिण पूर्वी एशिया, जावा, सुमात्रा और पेनांगा तथा पश्चिमी एवं मध्य एशिया में इन कपड़ों का भारी व्यापार था। मतलब ये कपड़े यहीं से ज्यादा व्यापारी होते थे, खरीदे बेचे जाते थे। 16वीं शताब्दी से यूरोप की व्यापारिक कंपनियों यूरोप से बेचने के लिए भारतीय कपड़ा खरीदने लगी थी। इस फलते फूलते व्यापार और भारतीय बुनकरों के हुनरों की आधे अंग्रेजी और अन्य भाषाओं के बहुत सारे शब्दों से आज भी जिंदा हैं। ऐसे शब्दों की जड़ों को ढूंढना और उनके अर्थ जानना बड़ा मजेदार है। बता रहा है कि उस समय जो यूरोप की कंपनियां थी जो यहाँ व्यापार के लिए सामान खरीदने आती थी, ये काफी मात्रा में यहाँ से कपड़े वगैरह खरीदती थी और अपने देश में जाकर यूरोप में बेचती थी। इसके लिए बहुत सारे भाषाओं में बहुत सारी बातें भी लिखाई गई है। अब यहाँ देखिए चित्र 2, पटोला बुनाई। 19वीं सदी के मध्य में इस पटोला बुनाई सूरत, अहमदाबाद और पाटन में होती थी। इंडोनेशिया में इस बुनाई का भारी बाजार था और वहां यह स्थानीय बुनाई परंपरा का हिस्सा बन गई थी। अब हम लोग जानेंगे शब्दों में इतिहास छिपा है। यूरोप के व्यापारियों ने भारत से आया बारीकी सूती कपड़ा सबसे पहले मौजूदा इराक के मौसूल शहर में अरब के व्यापारियों के पास देखा था। इसी आधार पर वे बारीक बुनाई वाले सभी कपड़ों को मसलिन यानी मलमल कहने लगे। जल्दी ही यह शब्द खूब प्रचलित हो गया। मतलब जो आज हम लोग मलमल कहते हैं, उस समय यूरोप के व्यापारियों ने सबसे पहले कह सकते हैं कि इराक के लोगों के पास एक शहर मौसूल में देखा था और उन्हीं व्यापारियों के पास देखकर इन लोगों ने इसका नाम मसलिन बोलना शुरू कर दिया था, जिसको मलमल भी कहा जाता है आज के समय में। मसालों की तलाश में जब पहली बार पुर्तगाली भारत आए तो उन्होंने दक्षिण पश्चिमी भारत के केरल तट में कालीकट में डेरा डाला। मतलब बता रहा है कि जब शुरुआत में पुर्तगाली लोग यहाँ आया था दक्षिण पश्चिमी इलाकों में, तो वे केरल के तट पर कालीकट एक जगह है वहां पे डेरा डाला था, वहीं पे ये रुके हुए थे। यहाँ से वे मसालों के साथ साथ सूती कपड़ा भी लेते गए। कालीकट से निकले शब्द को कैलिको कहने लगे। मतलब इन लोग जो कह सकते पुर्तगाली लोग था, कालीकट को कैलिको कहता था। बाद में हर तरह के सूती कपड़े को कैलिको ही कहा जाने लगा। मतलब जितना सूती कपड़ा था उस समय उसको चूंकि कालीकट से लिए जाते थे और इन लोग पुर्तगाली लोग कैलिको कहता था, इसलिए कपड़ों को भी लोग कैलिको कहने लगा। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो पश्चिमी बाजारों में भारतीय कपड़ों की लोकप्रियता की कहानी कहते हैं। बहुत सारे ऐसे शब्द जैसे कैलिको, यहाँ एक शब्द आया था जो सूती कपड़ा को उन लोग कहता था और भारतीय बाजार से ही लेकर जाता था।
चित्र 3 में आप एक ऑर्डर बुक का पन्ना देख सकते हैं जिसे 1730 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कलकत्ता स्थित अपने नुमाइंदों को भेजा था। यह चित्र 3 अगले पृष्ठ पे है, हम लोग वहां देखेंगे। बही के मुताबिक उस साल कपड़े के 5,89,000 थानों को ऑर्डर मिला था। थाना हम कह सकते हैं कि कपड़ा का जब थान, कपड़ा जहां पे बनता है उस थान में रखा जाता है, तो वहीं पे इसका ऑर्डर मिला था 5,89,000। यदि आप इसी बही के पन्नों को उलटते तो आपको पता चलता कि उसमें सूती और रेशमी कपड़े की 98 किस्मों का जिक्र किया गया। मतलब जो सूती कपड़े होते थे, रेशमी कपड़े होते थे, उसके 98 प्रकार उस समय थे। यूरोपीय व्यापारियों उन्हें पीस गुड्स कहते थे, जो आमतौर पे 20 गज लंबा और 1 गज चौड़ा थान होता था। थान मतलब कह सकते हैं कपड़ों का एक लपेटा हुआ जाली, जिसमें कि ये कपड़े लपेटे रहते थे और इससे अन्य अन्य तरह के ड्रेसेस बनाए जाते थे। वही बात बता रहा है कि यूरोपीय व्यापारी इन्हें पीस गुड्स कहते थे। चित्र 3 ईस्ट इंडिया कंपनी को ऑर्डर बही का एक पन्ना 1730। गौर से देखिए कि बही में किस तरह एक एक चीज की कीमत लंदन में ही तय कर दी गई थी। यह सामान मांगने के लिए कंपनी को 2 साल पहले ऑर्डर देने पड़ते थे, क्योंकि ऑर्डर का भारत भेजने, जरूरी कपड़े बनवाने और उन्हें वापस भिजवाने में इतना समय तो लग ही जाता था। जब कपड़े को थान लंदन पहुंच जाते तो उन्हें नीलामी के जरिए बेच दिया जाता था। देखिए बता रहा है कि यह एक प्रकार का ऑर्डर था। बही जैसे आज हम लोग कोई सामान खरीदते हैं तो उसका बिल बना के देता है, वैसे ही कपड़ों का उस समय बिल था। और हम लोगों ने पीछे पृष्ठ में जाना था कि उस समय 98 प्रकार के सूती और रेशमी कपड़े के प्रकार होते थे। और इसमें बता रहा है कि ये जब लंदन में जाता था तो ये 2 साल पहले ही आ जाता था, और ये ऑर्डर तब तक माल तैयार होने, उसको बनाने और लंदन पहुंचाने में समय लग जाता था। और जब पहुंचता था तो लंदन में से नीलामी के जरिए बेच दिया जाता था। आइए अब इसी बही में दी गई विभिन्न किस्मों के नामों को देखें। थोक में जिन कपड़ों को ऑर्डर दिया गया था उनमें छापेदार सूती कपड़े भी शामिल थे। उन्हें ये व्यापारी सिटंज, कोसा या खस्सा और बंडाना कहते थे। क्या आप जानते हैं कि अंग्रेजी शब्द सिटंज शब्द कहां से आया है? जी हां, यह हिंदी के छींट शब्द से निकला। हमारे यहाँ छींट रंगीन फूल पत्तियों वाले छोटे छाप के कपड़े को कहा जाता है। 1680 के दशक तक इंग्लैंड और यूरोप में छापेदार भारतीय सूती कपड़ों की जबरदस्त मांग पैदा हो चुकी थी। आकर्षक फूल पत्तियां, बारीक रेशे और सस्ती कीमत की वजह से भारतीय कपड़े का एक अलग ही रुतबा था। मतलब कह सकते हैं कि यह बारीक था, हल्का रेशा वाला था, सस्ता, कीमत में भी सस्ता था, और कह सकते हैं कि इसमें फूल पत्ती वगैरह का डिजाइनिंग होता था, इसलिए इसका एक अलग रुतबा था और मार्केट में इसका मांग ज्यादा रहता था। इंग्लैंड के रईस ही नहीं बल्कि खुद महारानी भी भारतीय कपड़ों से बने परिधान पहनती थी। मतलब कह सकते हैं कि जो रईस वर्ग के थे इंग्लैंड में, और साथ में यहां तक कि जो महारानी, ब्रिटेन की जो कह सकते हैं कि शासक थी, वो भी इन्हीं कपड़ों को पहनती थी। यहां आगे एक चित्र आप देख सकते हैं, चित्र 4, जामदनी बुनाई हो रहा है 20वीं सदी के शुरुआत में। जामदनी एक तरह का बारीक मलमल होता है जिस पर करघे की सजावटी चिन्ह बुने जाते हैं। इनका रंग प्रायः स्लेटी और सफेद होता है। आमतौर पर सूती और सोने के धागों का इस्तेमाल किया जाता था, जो कि इस चित्र में दिखाई दिया जा रहा है। बंगाल में स्थित ढाका और संयुक्त वर्तमान उत्तर प्रदेश, अभी भी ये उत्तर प्रदेश में बनता है, स्थित लखनऊ जामदानी बुनाई के लिए सबसे महत्वपूर्ण केंद्र थे उस समय, और आज भी ये जामदानी बुनाई होता है। देखिए यहां बंडाना एक शब्द आया था, इसके बारे में जानते हैं। बंडाना शब्द का इस्तेमाल गले या सिर पर पहनने वाले चटक रंग के छापेदार गुलबंद के लिए किया जाता था। यह शब्द हिंदी के बांधना शब्द से निकला है। इस श्रेणी में चटक रंगों वाली ऐसी बहुत सारी किस्म के कपड़े आते थे जिन्हें बांधने और रंग साजी की विधियों से ही बनाया जाता था। मतलब कह सकते हैं जैसे अभी हम लोग बांधने के लिए जिसको प्रयोग करते हैं उनको उन लोगों ने बंडाना कहा था। बही में कई दूसरी तरह के कपड़ों का भी जिक्र है, उनका जिनका नाम उनके जन्म स्थान के अनुसार लिखा गया था। मतलब बही में कह सकते हैं कि बहुत सारे कपड़ों का जिक्र था, और जहां जहां ये कपड़े बने हुए थे उनके जन्म स्थल पे आनी कह सकते हैं, उसी के हिसाब से इनका नाम रख दिया गया था। कासिम बाजार, पटना, कलकत्ता, उड़ीसा, चारपुर आदि इन शब्दों के व्यापक प्रयोगों से पता चलता है कि दुनिया के विभिन्न भागों में भारतीय कपड़े कितने मशहूर हो चुके थे। क्योंकि ये सारे भारत के क्षेत्र थे और यहीं से सारे कपड़े जाते थे, और ये सारा नाम वहां पे भी पढ़ा जाता था, जिस वजह से पता चलता है कि पूरे विश्व में मशहूर थे। यहाँ आप चित्र 5 में देख सकते हैं, मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में बारीक कपड़े पर छपाई छीट, ये जो छोटा छोटा छीट जो डिजाइन दिख रहा है इसी को छीट कहा जाता था। 19वीं सदी के मध्य में इस तरह की छपाई होती थी कपड़ों पर। ईरान और यूरोप का निर्यात होने वाले छीट का यह बढ़िया उदाहरण है। मतलब ईरान और यूरोप वाले उस समय इसी तरह के छीटों का कपड़े ज्यादा खरीदते थे।
नीचे आप चित्र 6 में देख सकते हैं बंडाना डिजाइन। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में कपड़े के मध्य से गुजरती लकीर को देखें, जो बीच से लकीर गुजर रहा है। आप जानते हैं यह क्यों है? दरअसल इस ओढ़नी में दो बांध कर रंगे गए हैं, मतलब दो ओढ़नी में कह सकते हैं कि दो बांध दिए गए हैं और ये रंग दिए गए हैं। रेशमी कपड़े के टुकड़े को सोने की कढ़ाई के जरिए एक दूसरे से सी दिया गया है। बंडाना शैली के कपड़े अधिकांशतः राजस्थान और गुजरात में बनाए जाते थे, मतलब जो बंडाना लोग जो पहनता था गले में वगैरह, कह सकते हैं कि टोपी जैसा, उसे राजस्थान और गुजरात में अधिकतर बनाया जाता था। अब हम लोग जानेंगे यूरोपीय बाजारों में भारतीय कपड़ा, मतलब यूरोप के बाजारों में कैसे भारतीय कपड़ा तहलका मचा रहा था। 18वीं सदी के शुरुआत तक आते आते भारतीय कपड़े की लोकप्रियता से बेचैन इंग्लैंड के ऊन व रेशम निर्माता भारतीय कपड़ों के आयात का विरोध करने लगे थे। मतलब जो कह सकते हैं कि यूरोप में जो कपड़ा निर्माता थे वे सब यहां से कपड़े आए थे, उनका विरोध करने लगे थे। इसी दबाव के कारण 1720 में ब्रिटिश सरकार ने इंग्लैंड में छापेदार सूती कपड़े छीट के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने के लिए कानून पारित कर दिया। मतलब ब्रिटिश सरकार ने इस पे कानून बनाया कि छीट वाले कपड़े अब यहां नहीं पहनेगा कोई, और दबाव बनाया था चूंकि यहां के कपड़ा व्यापारियों ने। संयोगवश इस कानून को भी कैलिको अधिनियम ही कहा जाता था। मतलब कह सकते हैं जो कैलिको था उसी पे एक अधिनियम बना। कैलिको जिसको उस समय कालीकट से उठाते थे सूती कपड़े, उन्हीं कपड़ों को कहा जाता था। हमने पीछे जाना था। अब उसी कैलिको पर एक अधिनियम बना कि अब इस तरह के छीट वाले कपड़े कोई नहीं पहनेगा। उस समय इंग्लैंड में नए नए कपड़े कारखाने खुल रहे थे। भारतीय कपड़ों के सामने लाचार अंग्रेज कपड़ा उत्पादक अपने देश में भारतीय कपड़ों के प्रवेश पर पूरी पाबंदी चाहते थे। मतलब कह रहा है कि जो अंग्रेज कपड़ा उत्पादक थे, जो वहां कपड़ा उत्पादन करते थे, वे चाहते थे कि भारत से जो भी कपड़े आते हैं वो पूरे तरीके से बंद हो जाए, ताकि पूरे इंग्लैंड में केवल उन्हीं के कपड़े बिके। इस क्रम में इंग्लैंड की सरकार ने सबसे पहले कैलिको छपाई उद्योग का ही सरकारी संरक्षण में विकसित किया। अब सफेद मलमल या बिना मांड वाले कोरे भारतीय कपड़े पर इंग्लैंड में ही भारतीय डिजाइन छापे जाने लगे। मतलब कह सकते हैं जो भारत का डिजाइन था वो सब अब इंग्लैंड में ही छपने लगा। यही सब कपड़ा के कारीगरों ने छापना शुरू कर दिया था। भारतीय कपड़ों के साथ इस होड़ की वजह से इंग्लैंड में तकनीकी सुधारों की जरूरत दिखाई देने लगी। तकनीकी मतलब कह सकते हैं टेक्निकल तौर पे कि इसमें डिजाइन वगैरह में और बदलाव किया जाए, ऐसे वैसे लोगों को क्या पसंद है, इस तरह की काफी चीजों की जरूरतों को देखना। 1764 में जॉन के ने स्पिनिंग जैनी का आविष्कार किया। स्पिनिंग जैनी देखिए एक प्रकार का ये एक मशीन होती है जिसमें एक कामगार एक साथ कई तकलियों पर काम कर सकता है। जब पहिया घूमता था तो सारी तकलियां घूमने लगती थी। जैसे आज के समय हम लोग सिलाई मशीन का प्रयोग करते थे, उसी तरह का एक स्पिनिंग जैनिंग मशीन था जिसको उस समय 1764 में जॉन ने आविष्कार किया था। आगे जानते हैं कि जिससे परंपरागत तकलियों की उत्पादकता काफी बढ़ गई थी। मतलब कह सकते हैं कि मशीनों से तो कोई काम जल्दी होता है और इसके वजह से उत्पादन क्षमता काफी बढ़ गया था। 1786 में रिचर्ड आर्कराइट ने वास्प इंजन का आविष्कार किया जिसने सूती कपड़े की बुनाई को क्रांतिकारी रूप में बदल दिया। मतलब कह सकते हैं कि पहले तो मशीनों को चलाने के लिए श्रमिक बल लगता था, यानी इंसान ही चला पाते थे, लेकिन जब वास्प इंजन का प्रयोग हुआ तो अब ये ऑटोमेटिक चलने लगे थे वास्प का इंजन का प्रयोग करके, और जिसके वजह से उद्योग क्षेत्र में काफी बड़ा कह सकते हैं कि क्रांति आ गया। अब बहुत सारा कपड़ा बेहद कम कीमत पर तैयार किया जा सकता था। मतलब अब मशीन और वास्प इंजन दोनों के प्रयोग से कह सकते हैं बहुत मात्रा में कपड़ा उत्पादन होने लगा था, वो भी सस्ते दाम पे, जिसके वजह से अब कपड़ा बेहद कम दामों पे बिकने लगा था। इसके बावजूद दुनिया के बाजारों पे भारतीय कपड़े का दबदबा 18वीं सदी के आखिरी तक बना रहा। इतना सारा होने के बाद, सस्ता बिकने के बाद भी कह सकते हैं कि 18वीं सदी तक दुनिया का जो भारतीय कपड़े के प्रति दबदबा था वो बना रहा। डच, फ्रेंच, ब्रिटिश और अन्य यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों ने इस व्यापार से बेहिसाब मुनाफा कमाया। मतलब जो व्यापारी लोग होते थे, कह सकते हैं डच के, फ्रेंच यानी फ्रांस के, ब्रिटिश यानी ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, ये सब कपड़े से काफी मुनाफा कमाया था। ये कंपनियां भारत आकर चांदी के बदले सूती और रेशमी कपड़े खरीदती थी। परंतु जैसा कि आप जानते हैं कि जब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की राजनीतिक सत्ता मिल गई तो उसे भारतीय चीजें खरीदने के लिए चांदी मंगाने की जरूरत नहीं रही। आप अध्याय 2 में भी देख सकते हैं जाकर, मैं आपको आई कमेंट में लिंक दे दूंगा ऊपर। आप यहां देख सकते हैं कि अब वो वहीं से बंगाल की सत्ता जब दीवानी मिल गई थी तो यहीं के कर से अब इन लोग खरीदने लगा था, अब चांदी वगैरह नहीं मंगाता था। इसके बाद तो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में ही किसानों और जमींदारों से राजस्व इकट्ठा करके उस पैसे से कपड़े खरीदने लगी थी। ऊपर आप देख सकते हैं गतिविधि, यानी एक सवाल पूछा कि आपकी राय में कैलिको अधिनियम का यह नया कैलिको अधिनियम क्यों रखा गया।
मतलब जो कैलिको अधिनियम का नाम जो था वो कैलिको अधिनियम ही क्यों रखा गया, इस नाम के इस बारे में क्या पता चलता है कि कौन से कपड़े पर पाबंदी लगाई जा रही थी। इस नाम से तो यही पता चल रहा था कि जो यहाँ से जाता था कपड़े, यानी काली कट से जो कपड़े जाते थे, सूती के छींटे वाले कपड़े, उन्हीं को कैलिको कहा जाता था और इन्हीं चीज़ों पर पाबंदी लगाई गई थी, क्योंकि वहाँ के जो ब्रिटेन के कपड़ा उत्पादक थे वो चाहते थे कि मेरा कपड़ा बिके, इन लोगों का विदेशी कपड़े आकर यहाँ हम लोगों का अर्थव्यवस्था खराब कर रहे हैं, इसलिए सरकार ने शायद इस वजह से बंद कर दिया होगा। आगे आप नीचे चित्र 7 देख सकते हैं कि कोचीन स्थित डच बस्ती का समुद्र से दिखता दृश्य 17वीं शताब्दी में जैसे जैसे यूरोपीय व्यापार फैला, विभिन्न बंदरगाहों पर व्यापारिक बस्तियां भी बनने लगी। कोचीन में डच बस्तियां 17वीं शताब्दी में विकसित हुई। बस्ती के चारों तरफ स्थित किलेबंदी को देख सकते हैं, मतलब चारों तरफ से बाउंड्री कर दिया जाता था। यहाँ बता रहा है कि जब यूरोप में इस तरह का व्यापार फैला तो अलग अलग बंदरगाह जहाँ समुद्री जहाज रुकते थे उन जगहों पे कई सारे बस्तियां फैल गई थी, व्यापारिक बस्तियां, मतलब वहीं व्यापार करते थे, वहीं रहने लगे थे। कोचीन में भी इसी तरह का एक डच बस्ती के बारे में यहाँ दिखा रहा है। देखिए यहाँ एक चित्र दे रहा है, चित्र 8 बुनाई केंद्र, मतलब 1500 से 1750 ईस्वी के दशक में भारत के किन किन क्षेत्रों पे बुनाई हो रहा था, ये सारी चीजें देख सकते हैं। देखिए हेडिंग बताया है कि 18वीं सदी के आखिरी में बुनाई के मुख्य केंद्र कहाँ थे। आप यहाँ जो सफेद सफेद दिख रहा है इस पे देख सकते हैं, सफेद, चेक और धारीदार, सिटंज, सिल्क, इस तरह के कुछ साइन दिए हुए। इन साइनों को देखकर आपको पता चलेगा कि भारत के किन राज्यों में किस किस तरह के कपड़े तैयार किए जा रहे थे, मतलब चेक वाले, धारीदार, सिटंज, सिल्क के कपड़े यहाँ अलग अलग क्षेत्रों में जो तैयार होते हैं ये मानचित्र से आप देख सकते हैं। अगर आप इस नक्शे को देखें तो पाएंगे कि 19वीं सदी के प्रारंभ में कपड़ा उत्पादन 4 क्षेत्रों में केंद्रित था, मतलब कपड़ा 4 तरीके से हो रहा था, 4 जगहों पे मुख्य था। बंगाल सबसे महत्वपूर्ण केंद्रों में से एक था। डेल्टा की असंख्य नदियों से सटे बंगाल के उत्पादन केंद्र अपना माल दूर दूर तक आसानी से भेज सकते थे, मतलब चूंकि ये समुद्र के किनारे सटे हुए थे इसलिए अपना माल दूर दूर तक भेज सकते थे। याद रखें कि 19वीं सदी के प्रारंभ में रेलवे की शुरुआत नहीं हुई थी, मतलब उस समय रेल वगैरह नहीं चलता था और सड़कें भी अभी बननी ही शुरू हो रही थी, मतलब सड़क की भी सुविधा नहीं थी। मतलब जो भी व्यापार हो सकता है, कह सकते हैं कि समुद्री रास्ते से ही होता था। पूर्वी बंगाल जो अब का बांग्लादेश है स्थित ढाका 18वीं सदी में सबसे महत्वपूर्ण कपड़ा उत्पादन केंद्र था। यह शहर अपनी मलमल और जामदानी बुनाई के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था, मतलब यहाँ पे 2 कपड़े मुख्य रूप से तैयार किए जाते थे, मलमल और जामदानी। यदि आप नक्शे में भारत के दक्षिण भाग को देखें तो मद्रास से उत्तरी आंध्र प्रदेश तक फैले कोरोमंडल तट के साथ सूती कपड़ा बुनाई केंद्रों का एक और समूह दिखाई पड़ेगा। पश्चिमी तट पर मुख्य बुनाई केंद्र गुजरात में स्थित थे, मतलब पश्चिम साइड ऊपर में आप देख सकते हैं कि गुजरात में ये सारे केंद्र स्थित थे सूती कपड़े के। अब हम लोग जानते हैं बुनकर कौन थे। बुनकर आमतौर पे बुनाई का काम करने वाले समुदायों के ही कारीगर होते थे। कारीगर मतलब जो बुनाई का काम करते थे, वे पीढ़ी दर पीढ़ी इसी हुनर को आगे बढ़ाते थे, मतलब इनका पूर्वज भी वही करता था और ये भी कर रहे थे, इनके आने वाली पीढ़ी भी इसी काम को संभालते, ऐसा माना जाता है। बंगाल के तांती, उत्तर भारत के जुलाहे या मोमिन, दक्षिण भारत के साले व कैकोलालार तथा देवांग समुदाय बुनकरी के लिए प्रसिद्ध थे, मतलब कुछ लोगों के बारे में बता रहा है। ये सभी उस समय प्रसिद्ध बुनकर थे। सूत काटना कपड़ा उत्पादन का सबसे पहला चरण था। यह काम अधिकांशतः महिलाओं के जिम्मे रहता था, मतलब जो सूत काटना होता था उसको अलग अलग करना होता था, ये महिलाएं उस समय करती थी। चरखा और तकली घर घर में पाए जाते थे, मतलब जैसे आज बहुत सारी चीजें हमारे घर में पाए जाते हैं, उसी तरह उस समय बुनकरों के घर घर में चरखा और तकली पाया जाता था, जिससे वे सूत वगैरह काटते थे और उनका बुनाई करते थे। धागे को चरखे पर काटकर तकली पर लपेट दिया जाता था। जब कताई पूरी हो जाती थी तो बुनकर इस धागे से कपड़े बुनते थे। ज्यादातर समुदायों में बुनाई का काम पुरुष करते थे, मतलब बुनने वाला काम पुरुष करते थे, और कह सकते हैं कि सूत को जो काटना होता था वो महिलाएं करते थे। रंगीन कपड़ा बनाने के लिए रंगरेज इस धागे को रंग देते थे, मतलब कह सकते हैं कि रंगीन डिजाइन वगैरह बनाना होता था तो ये कपड़े को बुनाई को रंग देते थे। शुरुआती समय में ये चूंकि सूती का होता था यानी कपास से बनता था तो सफेद होता था, अब ये जिस मर्जी का रंग उसमें डालते थे उस कलर का कपड़ा तैयार हो जाता था। छपाईदार कपड़ा बनाने के लिए बुनकरों को चिप्पीगर नामक माहिर कारीगरों की जरूरत होती थी जो ठप्पे से छपाई करते थे। हथकरघों पर होने वाली बुनाई और उससे जुड़े व्यवसायों से लाखों भारतीयों की रोजी रोटी चलती थी, मतलब बता रहा है कि उस समय
बुनाई के काम से लाखों भारतीयों के यहाँ रोजी रोटी चलता था, जीविकापार्जन के स्रोत थे। आगे बता रहा है कि भारतीय कपड़े का पतन, अब मतलब भारतीय कपड़े का मांग धीरे धीरे कैसे घटा। ब्रिटेन में सूती कपड़ा उद्योग के विकास से भारतीय कपड़ा उत्पादकों पे कई तरह के असर पड़े। मतलब जब सूती कपड़ा उद्योग वहां पे फल फूल रहा था, वाष्प इंजन आ गया था, मशीन आ गई थी जिससे कपड़े सिलाई हो रहा था, तो इन सारे कारणों से वहां का कपड़ा सस्ता हो गया था। साथ ही कह सकते हैं कि उन लोगों को टैक्स वगैरह भी उस हिसाब से कम पड़ता होगा। भारत से जो कपड़ा जाता था उस पर सरकार टैक्स भी लेती होगी। इन सारे बातों को भी हम लोग जानेंगे। तो इस वजह से यहाँ का जो भारत का कपड़ा था उसका मांग अब कम हो गया था। देखिए अब कारण बता रहा है कि ब्रिटेन में सूती कपड़ा उद्योगों के विकास से भारतीय कपड़ा उत्पादकों पर कई तरह के असर पड़े। पहला, अब भारतीय कपड़े का यूरोप और अमेरिका के बाजारों में ब्रिटिश उद्योगों से बने कपड़ों का मुकाबला करना पड़ता था। मतलब पहले ऐसा नहीं होता था, पहले भारत से जो जाता था वही बिकता था, लेकिन अब यहाँ पे कह सकते हैं कि यूरोप और अमेरिका से भी कपड़े आने लगे थे और उन लोगों का कंपटीशन हो गया था कि कुछ लोग यूरोप वगैरह भी खरीदते थे, कुछ अमेरिका के कपड़े खरीदते थे। दूसरा कारण बता रहा है कि भारत से इंग्लैंड के कपड़ों को निर्यात मुश्किल होता जा रहा था। मतलब यहाँ से खरीद के ले जाना और वहां बेचना काफी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने भारत से आने वाले कपड़े पे भारी सीमा शुल्क थोप दिए थे। यानी कह सकते हो कि उसमें ब्रिटेन की जो महारानी थी उसने बहुत सारा कर लगा दिया था, जिसके कारण अब ये कपड़े के दाम स्वतः ही बहुत बढ़ गए थे। इंग्लैंड में बने सूती कपड़े ने 19वीं सदी की शुरुआत तक भारतीय कपड़े को अफ्रीका, अमेरिका और यूरोप के परंपरागत बाजारों से बाहर कर दिया था। मतलब कह सकते हैं कि इंग्लैंड में जो सूती कपड़े बने थे वे भारतीय कपड़े को अफ्रीका के बाजारों से, अमेरिका और यूरोप के बाजार जहां पे पहले केवल भारतीय कपड़े चलते थे उन सारे बाजारों में अब इनका वर्चस्व खत्म हो गया था। अब इंग्लैंड के कपड़े ही वहां ज्यादातर दिखते थे। इसकी वजह से हमारे यहाँ के हजारों बुनकर बेरोजगार हो गए। मतलब जब कपड़े बिक ही नहीं रहे तो ये बुनकर लोग तो कपड़े बनाएगा तो कोई फायदा भी नहीं है, तो बेरोजगार हो गए। सबसे बुरी मार बंगाल के बुनकरों पर पड़ी। ब्रिटिश और यूरोपीय कंपनियों ने भारतीय माल खरीदने बंद कर दिए। मतलब कह सकते हैं कि कंपनी को उसमें कोई फायदा हो नहीं रहा था इस कपड़ों से, तो कपड़ा खरीदना ही बंद कर दिया। और उनके एजेंटों ने तयशुदा आपूर्ति के लिए बुनकरों को पेशगी देना बंद कर दिया था। मतलब जो पहले से राशि तय किया हुआ था, जब यहाँ से कपड़े जाता था तो कंपनी इन लोगों से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाती थी। अब वो कॉन्ट्रैक्ट चूंकि कपड़ा खरीद नहीं रही थी तो इन लोगों को पैसा वगैरह दे नहीं रही थी, इनके एजेंट पैसा दे नहीं रहे थे। परेशान बुनकरों ने मदद के लिए बार बार सरकार से गुहार भी लगाई। मतलब सरकार से बहुत बार याचना किया कि हम लोगों के ऊपर ध्यान दीजिए। यहां देख सकते हैं आप चित्र 9, बंगाल का एक तांती बुनकर बेल्जियन चित्रकार सोलनविस द्वारा बनाया गया 1790 का दशक। मतलब एक बुनकर था, उसी का चित्र बेल्जियन ने बनाया था 1790 के समय में। इस चित्र में तांती बुनकर गड्ढे वाले करघे में काम कर रहा है। क्या आप जानते हैं कि गड्ढे वाला करघा क्या होता है? अब देखिए एक स्रोत 1 दे रहा है जानकारी, एक प्रकार से कह सकते हैं कि हम भूखों मर जाएंगे। इसका हेडिंग है हम भूखों मर जाएंगे। ये क्या था? 1823 में भारत की कंपनी सरकार को 12,000 बुनकरों की तरफ से एक पत्र मिला जिसमें कहा गया था, बताया जा रहा है कि 1823 में जो भारत की कंपनी सरकार थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो राज कर रही थी, उसको 12,000 बुनकरों ने एक चिट्ठी लिखकर भेजा कंपनी के पास कि हमारे पुरखे और हम लोगों को कंपनी से पेशगी मिलती थी। मतलब कह सकते हैं कि जब इन लोगों का काम नहीं चलता था तो उस समय कंपनी इनको कुछ पैसे देती थी, जिससे हम कंपनी के लिए बढ़िया कपड़े बुनकर अपने अपने परिवार का पेट पालते थे। हमारी बदनसीबी है कि अब औराग खत्म कर दिए गए। औराग एक प्रकार का फारसी भाषा में गोदाम को औरांग कहा जाता था। वहां बिक्री से पहले चीजों को जमा करके रखा जाता है। वर्कशॉप के लिए भी यह शब्द इस्तेमाल होता है। मतलब बता रहा है कि गोदाम, जैसे हम लोग कहते हैं कि कोई चीज बिकने से पहले उसे एक गोदाम में बना के उत्पादन करके एक जगह जमा करके रखा जाता है, फिर उसे बेचा जाता है, उसी जगह को इन लोग औरांग कहता था। और यहाँ पे वही बात बता रहा है कि अब औरांग खत्म हो गए थे, यहाँ पे उस हिसाब से स्टॉक में माल नहीं रहा था, जिसकी वजह से हम लोग और हमारे परिवार के पास आजीविका के साधन नहीं बचे। मतलब कैसे कमाए खाएं इनके बारे में कोई साधन नहीं है। हम बुनकर हैं और दूसरा कोई कारोबार नहीं जानते। अगर बोर्ड ऑफ ट्रेड, व्यापार बोर्ड, मतलब कंपनी जो एक डिपार्टमेंट होता था जो व्यापारियों के प्रति ध्यान रखता था, बुनकर वगैरह हैं, इसीलिए यहाँ पे बता रहा है कि व्यापार बोर्ड हम पर कृपा नहीं करता और हमें कपड़ों के ऑर्डर नहीं देता तो हम भूखे मर जाएंगे। इस तरह इन्होंने लिख के भेजा था कि अगर व्यापार बोर्ड हम लोगों को कोई ऑर्डर नहीं देगा, कंपनी यहाँ से माल नहीं खरीदेगी, तो हम बुनकरों का क्या होगा, हम लोग भूखे मर जाएंगे, हम लोग का जीविका नहीं चलेगा। यही सब बात बता रहा है। यह व्यापारिक बोर्ड की कार्रवाई 3 फरवरी 1824 में लिखा हुआ था। अब एक और जानकारी दे रहा है स्रोत 2,
कृपया इसे अपने अखबार में प्रकाशित करें। 1828 में एक विधवा कताई कामगार ने समाचार दर्पण नामक बंगाली अखबार के नाम भेजे पत्र में अपनी दुर्दशा का इस तरह से बयान किया था। मतलब एक कंगाल की थी, वो वहां पे अखबार में अपना नाम वगैरह भेज के अपना दुर्दशा बताई कि उसकी क्या स्थिति है। वो खुद एक विधवा थी, कताई कामगार, जो कताई का काम करती थी। हमने जाना था कि महिलाएं ही उस समय सूत को काटती थी, कताई का काम करती थी। अब देखिए आवेदन जानते हैं। सेवा में संपादक समाचार, मैं कताई कामगार हूं, भारी कष्ट के साथ मैं यह पत्र लिख रही हूं, कृपया इसे अपने पत्र में प्रकाशित करें। जब मेरी उम्र 22 साल थी तभी मेरे पति का देहांत हो गया था। मेरी 3 बेटियां थी। जब मेरा पति का देहांत हुआ हमारे पास कुछ भी नहीं बचा था। उनके श्राद्ध के लिए मुझे अपने गहने बेचने पड़े। जब हम भूखों मरने के हालात में पहुंच गए तो भगवान ने मुझे जिंदा रहने का एक रास्ता दिखाया। मैं तकली और चरखे पर सूत काटने लगी। बुनकर हमारे घर आते और 3 तोले प्रति रुपये की दर से सूत खरीद कर ले जाते। बुनकरों से मुझे जितनी पेशगी चाहिए होती थी मिल जाती थी। इस तरह हम खाने पीने और कपड़े के बारे में निश्चिंत रहने लगे। मतलब उनको किसी प्रकार का दिक्कत नहीं था, जीविका चल रहा था। इस तरह हम खाने पीने और कपड़ों के बारे में निश्चिंत रहने लगे। कुछ सालों में मैंने 28 रुपये इकट्ठा कर लिए थे। इस पैसे से मैंने अपनी एक बेटी का ब्याह किया। इसी तरह मैंने तीनों बेटियां अपने अपने घर चली गई। अब 3 साल से हम दोनों औरतें, मेरी सास और मैं, दाने दाने को तरस रहे हैं। मैं अब सूत खरीदने वाले बुनकर हमारे पास नहीं आते। अगर मैं बाजार से सूत भेजती हूं तो पहले के मुकाबले 1/4 दाम भी नहीं मिलते। समझ में नहीं आता कि यह सब कैसे हो गया। मैंने बहुतों से पूछा कि लोग कहते हैं कि बाहर से बिलाती यानी बिलायती सूत आयात किया जा रहा है। बिलाती उस समय बिलायती को बोला जाता था, जो विदेशी सूत उस समय आ रहा था इंग्लैंड वगैरह से, उसके बारे में बता रहा है। बुनकर वही सूत खरीदकर कपड़ा बनाते हैं। लोग इन सूत का बिना कपड़ा 2 महीने में भी नहीं पहन पाते। मतलब बता रहा है कि इस सूत से जो कपड़ा बनता है वो 2 महीने से भी कम पहन पाते हैं। वह गल कर तार तार हो जाता है। लेकिन जो अभी इंग्लैंड का है वो इस तरह नहीं होता। कष्टों में फंसी एक कताई कामगार की आप बीती। इस तरह ये दूसरी जानकारी से पता चलता है कि बंगाल में उस समय क्या स्थिति हो गई थी। औरतें जो काम करती थी कताई का, उन लोगों का जीविका चला गया था। कितनों के पेट पे लात पड़ गए थे। आगे जानते हैं। लेकिन असली दुर्दिन तो अभी आने वाले थे। 1830 के दशक तक भारतीय बाजार ब्रिटेन में बने सूती कपड़े से पट गए। मतलब कह सकते हैं कि अभी तो खराब दिन इतना था, उससे भी ज्यादा खराब दिन आ गया जब 1830 में भारतीय बाजारों में ब्रिटेन के कपड़े आने लगे। मतलब पहले भारत से कपड़े ब्रिटेन जाता था, अब ब्रिटेन से कपड़ा यहां आने लगा। दरअसल 1880 के दशक तक स्थिति यह हो गई थी कि भारत के लोग जितना सूती कपड़ा पहनते थे उसमें से तो 2/3 ब्रिटेन का बना होता था। मतलब जो रईस फैमिली होते थे वो सब तो ब्रिटेन वाले ही कपड़े पहनते थे। इनमें से ना केवल बुनकरों बल्कि सूत काटने वालों का भी हालत खराब हो गया था। जो सूत काटते थे और बुनकर जो बनाते थे वो तो स्थिति खराब ही था। जो लाखों ग्रामीण महिलाएं सूत काटकर ही अपना आजीविका चला रही थी वे बेरोजगार हो गई थी। लेकिन भारत में हथकरघों से होने वाली बुनाई पूरी तरह खत्म नहीं हुई। जो हाथ कह सकते हैं कि जो हाथों से जो कपड़े तैयार होते थे वो अभी भी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई थी। इसकी वजह यह था कि कपड़ों की कुछ किस्में मशीन पर नहीं बन सकती थी। भला जटिल और मानभावन किनारियों वाले साड़ी या परंपरागत बुनाई वाले कपड़े मशीनों पर कैसे बन सकते थे। इन कपड़ों की न केवल रईसों के बीच बल्कि मध्यम वर्गों में भी काफी मांग थी। और ना ही ब्रिटेन के कपड़े मिलों में वह बेहद मोटा कपड़ा बनता था जिसे भारतीय गरीब पहनते थे। देखिए यहाँ एक सवाल पूछ रहा है गतिविधि स्रोत 1 और 2 को देखें। अभी हम लोगों ने 2 स्रोतों दोनों जानकारियों के बारे में जाना कि अर्जी भेजने वालों ने अपने भूखमरी के लिए किन परिस्थितियों को जिम्मेदार बताया है। तो हम कह सकते हैं कि उस समय नई नई इंग्लैंड से जो कपड़े आ रही थी, इन लोगों का कताई वगैरह नहीं हो पा रहा था, इन लोगों का जीविका बंद हो गया था। जो सबसे मुख्य जिम्मेदार का सूती कपड़ों का निर्यात नहीं हो पाना, यही परिस्थिति जिम्मेदार है। आपने पश्चिमी भारत में स्थित सोलापुर और दक्षिण भारत में स्थित मदुरा का जिक्र जरूर सुना होगा। ये शहर 19वीं सदी के आखिर में बुनकरी के लिए महत्वपूर्ण केंद्र बनकर सामने आए। बाद में राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने भी लोगों से आह्वान किया कि वे आयातित कपड़ों का बहिष्कार करें। मतलब कह सकते हैं जो खरीद के कपड़े पहनते थे, जो ब्रिटेन का कपड़ा होता था, उसका बहिष्कार करें। ऐसा महात्मा गांधी ने आह्वान किया था लोगों से। और हाथ से कते सूत और हाथ से बुने कपड़े ही पहने। इस तरह खादी राष्ट्रवाद का प्रतीक बनती चली गई। चरखा भारत की पहचान बन गया और 1931 में उसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे झंडे के बीच वाली पट्टी में जगह दी गई। मतलब जहां आज चक्र है उस समय यही चरखा हुआ करता था।
आइए देखें कि आजीविका के साधन गंवा चुके बुनकरों और सूत काटने वालों का क्या हुआ। मतलब जो आजीविका के समय जो बुनकर वगैरह थे और सूत काटने वाली महिलाएं थी, उन लोगों के साथ क्या हुआ। उनमें से बहुत सारे तो खेतीहार मजदूर बन गए, मतलब वो खेतों में खेती करने लगे। कुछ काम की तलाश में शहरों की तरफ चले गए और बहुत से देश से बाहर अफ्रीका व दक्षिण अमेरिका के बागानों में काम करने के लिए चले गए। उनमें से कुछ हथकरघा बुनकरों को बंबई, यानी जो अभी का बंबई है, अहमदाबाद है, सोलापुर है, नागपुर है और कानपुर में खुले नए कपड़ा कारखानों में भी नौकरी मिल गई। मतलब जो हथकरघा जो हाथों से उस समय कपड़े बुनते थे, अब वे इन जगहों पे चले गए थे, जैसे मुंबई, अहमदाबाद, सोलापुर, नागपुर, कानपुर, इन जगहों पे ये अब नौकरियां करने लगे थे कपड़ा कारखाना में। देख सकते हैं यहाँ चित्र 10, एक कपास कारखाने में काम करती मजदूर महिलाएं, सन 1900 के लगभग राजा दीनदयाल द्वारा लिखा गया चित्र। ये राजा दीनदयाल उस समय बनाए हुए थे कि कैसे देख सकते हैं कि महिलाएं कैसे कताई कर रही है कपड़े के कारखाने में। कताई विभाग में ज्यादातर मजदूर महिलाएं होती थी, जबकि बुनकर विभाग में ज्यादातर पुरुष होते थे। मतलब कह सकते हैं सूती कपड़ा तैयार करने के लिए दो काम होते थे, पहला कताई और दूसरा बुनाई। तो कताई अधिकतर महिलाएं करती थी और बुनाई का काम पुरुष करते थे। इधर जानते हैं सूती कपड़ा मिलों का उदय। उसी समय सूती कपड़े के बहुत सारे मिल यहां लगने शुरू हो गए थे, जैसे ब्रिटेन में कह सकते हैं मशीन वगैरह आ गया था। तो भारत में पहली सूती कपड़ा मिल 1854 के बंबई में स्थापित हुई। यह कताई मिल थी, यानी कह सकते हैं कि इससे धागों को काटा जाता था, जिस काम को महिलाएं करती थी अब यह मशीन द्वारा होता था। 19वीं सदी के शुरुआत से भारत में इंग्लैंड और चीन का होने वाला कच्चे कपास के निर्यात के लिए बंबई एक महत्वपूर्ण बंदरगाह बन चुका था। मतलब बता रहा है कि जो इंग्लैंड और चीन में यहां से कपास जाता था वो बंबई ही पूर्तियां करता था। बंबई से ही ये सारे कपास जाते थे और बंबई बंदरगाह से ही ये सारा चीन और इंग्लैंड पहुंचता था। बंबई पश्चिमी भारत की काली मिट्टी वाली उस विशाल पट्टी से काफी निकट था जहां कपास की खेती की जाती थी। बताते चले कि कपास की सबसे अच्छा फसल काली मिट्टी में होती है और बंबई के बहुत सारे क्षेत्रों में काली मिट्टी अधिक मात्रा में पाई जाती है, जिस कारण बंदरगाह भी सामने था और इस वजह से बंबई से अधिक मात्रा में चीन और इंग्लैंड में ये कपास जाने लगी थी। जहां जब वह सूती कपड़ा मिलों की स्थापना हुई तो उन्हें कच्चा माल आसानी से मिलने लगा। मतलब कह सकते हैं कि जब यहाँ सूती कपड़ा का मिल बैठा बंबई में तो कच्चा माल तो वैसे मिल जाता था क्योंकि यहीं से इंग्लैंड और चीन में जाता था। सन 1900 तक आते आते बंबई में 84 कपड़ा मिलें चालू हो चुकी थी। मतलब शुरुआती समय में तो एक था, लेकिन 19वीं सदी के अंत तक आते आते 84 कपड़ा का मिल वहां हो गया था। उनमें से बहुत सारी मिलें पारसी और गुजराती व्यवसायियों ने खोली थी जो चीन के साथ व्यापार के जरिए काफी पैसा कमा चुके थे। इस दौरान दूसरे शहरों में भी ऐसे कई कारखाने खोले गए। अहमदाबाद में पहला कारखाना 1861 में खुला। अगले ही साल संयुक्त प्रांत स्थित कानपुर में भी एक कारखाना खुल गया। सूती कपड़ा मिलों की बढ़ती संख्या के कारण मजदूरों की मांग भी बढ़ने लगी। हजारों गरीब काश्तकार जो उस समय रहते थे, दस्तकार और खेतीहार कामगार कारखानों में काम करने के लिए शहरों की तरफ जाने लगे। प्रारंभिक कुछ दशकों के दौरान भारतीय कपड़ा कारखानों का बहुत सारी समस्याओं से जूझना पड़ा। मतलब कह सकते हैं जो भारतीय कपड़ा कारखाना था अलग अलग क्षेत्रों में जो खुले हुए थे, बंबई, अहमदाबाद, कानपुर में कह सकते हैं, तो इनको बहुत सारी समस्याओं से शुरुआती समय में जूझना पड़ा। सबसे पहली समस्या तो यही थी कि इस उद्योग को ब्रिटेन से आए सस्ते कपड़ों के मुकाबला करना पड़ता था। मतलब जो ब्रिटेन में सस्ता कपड़ा बनता था यहाँ आता था, उससे कम दाम रखना पड़ता था, तभी इन लोगों का बिकता था। ज्यादातर देशों में सरकारें आयातित वस्तुओं पर सीमा शुल्क लगाकर अपने देश में औद्योगिकरण को बढ़ावा देती थी। मतलब कह रहा है कि ये कपड़े जब दूसरे देशों में जाते थे तो सीमा शुल्क लग जाता था, वहां की सरकार इस पर टैक्स लगा देती थी, जिससे इनके कपड़ों का दाम मात्रा भी और ज्यादा बढ़ जाता था। इससे प्रतिस्पर्धा खत्म हो जाती थी। प्रतिस्पर्धा क्योंकि अगर एक जैसा रेट कर रहा था तो मिलता, लेकिन वहां के कपड़े सस्ते हो जाते थे और यहाँ से जो कपड़े जाते थे वो महंगा हो जाता था और इस कारण से इन लोगों का महंगा कपड़ा कोई खरीदता नहीं था। संबंधित देश के नवजात उद्योगों को संरक्षण मिलता था, परंतु औपनिवेशिक भारतीय सरकार ने स्थानीय उद्योगों को आमतौर पर इस तरह की सुरक्षा नहीं दी। मतलब कह सकते हैं कि जो औपनिवेशिक भारतीय सरकार थी वो स्थानीय उद्योगों को इस तरह का सुरक्षा नहीं दी, क्योंकि कंपनी का शासन था। कंपनी कभी नहीं चाहती कि भारत के लोग सक्सेस करें, वो तो अपने ब्रिटेन के बारे में ही सोच सकती थी। लिहाजा भारत में औद्योगिक सूती वस्त्रोत्पादन की पहली बड़ी लहर प्रथम विश्व युद्ध के समय में दिखाई दी, जब ब्रिटेन से आने वाले कपड़े की मात्रा में काफी कमी आ गई। मतलब कह सकते हैं प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था तो ब्रिटेन के लोग उधर उलझ गए थे, जिसकी वजह से सूती का वस्त्रोत्पादन हो नहीं रहा था और उस समय भारतीयों को काफी अच्छा मौका मिला जो भारतीय मिल थे।
यहां बता रहा है कि जब ब्रिटेन से आने वाले कपड़े की मात्रा में कमी आ गई थी और सैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए भारतीय कारखानों से कपड़े का उत्पादन बढ़ाने की मांग की जाने लगी, मतलब कि सैनिकों को भर्ती किया जाता था और उनके कपड़े के लिए यहां से बहुत ज्यादा मांग आने लगा कि अब इन लोगों से, तो भारतीय मिल का कह सकते कि वर्चस्व बढ़ गया था, फिर से मांग इनकी बढ़ी थी। अब हम लोग जानेंगे लौह उत्पाद के बारे में। टीपू सुल्तान की तलवार और उटज स्टील, ये टीपू सुल्तान की तलवार है, आप देख सकते हैं चित्र 11 में। 18वीं सदी के अंत में टीपू की तलवार, टीपू सुल्तान की तलवार की मुठ पर कुरान की आयतें लिखी हुई थी जिनमें युद्ध में फतह पर संदेश दिए गए हैं। गौर से देखिए कि शेर का सिर मुठ के निचले सिर की ओर तरफ है। भारतीय इस्पात और लौह धातु कला की कहानी हम टीपू सुल्तान के एक मशहूर किस्से से शुरू करते हैं। ये वही टीपू सुल्तान है जिन्होंने 1799 तक मैसूर पर शासन किया और अंग्रेजों से 4 लड़ाइयां लड़ी। हाथ में तलवार लिए लड़ते लड़ते मारे गए थे। टीपू की विश्वविख्यात तलवारें आज इंग्लैंड के संग्रहालयों की बहुमूल्य संपत्ति है, मतलब इंग्लैंड में आज भी उनकी तलवार रखी हुई है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि टीपू की तलवार इतनी खास क्यों थी? दरअसल इस तलवार की धार इतनी सख्त और पैनी थी कि वह दुश्मन के लौह कवच को भी आसानी से चीर सकती थी। मतलब जो लोहे का भी कवच पहने रहता था तो वो तलवार उसको आसानी से, यानी कह सकते कि वो तलवार लोहा को भी काट सकता था। इस तलवार में यह गुण कार्बन की अधिक मात्रा वाली उटज नामक स्टील से पैदा हुआ था। मतलब एक स्टील था जो जिसमें कार्बन की अधिक मात्रा थी और वही उसमें लगाया गया था, जो पूरे दक्षिण भारत में बनाया जाता था। इस उटज स्टील की तलवारें बहुत पैनी और लहरदार होती थी। इनकी यह बनावट लोहे में गढ़े कार्बन के बेहद सूक्ष्म कणों से पैदा होती थी। टीपू सुल्तान की मृत्यु के 1 साल बाद 1800 में मैसूर की यात्रा करने वाले फ्रांसिस बुकानन ने इस बात का ब्यौरा दिया है कि मैसूर की सैकड़ों परगलन का मतलब होता है चट्टान या मिट्टी को बहुत ऊंचे तापमान पर गर्म करके धातु तैयार करने या धातु की बनी चीजों को पिघलाने की प्रक्रिया जिसमें कोई नई चीज बनाई जा सके। मतलब किसी भी चीज को बहुत ऊंचे टेम्परेचर पे, तापमान पे उसे पिघलाया जाता है और उससे एक नया चीज बनाया जाता है, उसे ही प्रगलन कहा जाता था। तो मैसूर में बता रहा है कि सैकड़ों भट्टियां इस प्रकार की थी जिसमें इसे गर्म करके पिघलाया जाता था और नए नए चीजें बनाई जाती थी। भट्टियों में उटज स्टील किस तरह बनाया जाता था? इन भट्टियों में लोहे के काठ कोयले के साथ मिलाकर मिट्टी की छोटी छोटी हांडियों में रख दिया जाता था। तापमान के जटिल उतार चढ़ावों को नियंत्रित करते हुए परगलक मतलब जो इस सारे चीज पिघला के नए नए चीज बनाते थे उन्हीं को बोला जाता था। परगलक इस्पात की सिल्लियां तैयार कर लेते थे जिनका न केवल भारत बल्कि पश्चिम और मध्य एशिया में भी तलवार बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। उटज असल में कन्नड़ शब्द उक्कू, तेलुगु शब्द हुक्कू और तमिल व मलयालम शब्द उरक्कू यानी स्टील का ही बिगड़ा हुआ अंग्रेजी रूप है। इन सारे शब्दों से प्रयोग में लाया गया था। भारतीय उटज स्टील ने यूरोपीय वैज्ञानिकों को काफी आकर्षित किया। मतलब जो यूरोप के साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, उन लोग जब ये उटज स्टील के बारे में जाना भारत का तो वो काफी आकर्षित हुए और विश्वविख्यात वैज्ञानिक और बिजली व विद्युत चुंबकत्व का आविष्कार करने वाले माइकल फैराडे ने भारतीय उटज स्टील की विशेषताओं को 4 साल यानी 1818 से 1822 तक अध्ययन किया। परंतु दक्षिण भारत में इतनी प्रचलित उटज स्टील निर्माण प्रक्रिया 19वीं सदी के मध्य तक आते आते पूरी तरह लुप्त हो चुकी थी। क्या आप बता सकते हैं ऐसा क्यों हुआ होगा? भारत पे अंग्रेजों की जीत के साथ ही यहाँ का तलवार और हथियार उद्योग समाप्त हो गया था और भारतीय कारीगरों द्वारा बनाए गए लोहे और इस्पात का स्थान इंग्लैंड से आए लोहे और इस्पात ने ले लिया था। इन कारणों से कह सकते हैं कि इसका जो उटज स्टील निर्माण था वो प्रक्रिया लुप्त हो गई थी। अब यहाँ एक सवाल भी पूछ रहा है, गतिविधि नवाबों और राजाओं की हार से लौह एवं इस्पात उद्योग कैसे प्रभावित होता था? मतलब थे कि जब अंग्रेज लोग थे युद्ध किसी क्षेत्र में जीत लेते, औजारों यानी बंदूकों वगैरह का प्रयोग होता था। राजा महाराजाओं का तलवार, घोड़ा, सेना, हाथी का जो तलवार वगैरह की जरूरत पड़ती थी वो लौह अयस्क के समान घटने लगते थे। अब हम लोग जानेंगे कि गांवों की उजड़ी भट्टियां उटज स्टील उत्पादन के लिए लोहे की परिशोधन की बेहद परिष्कृत तकनीकी जरूरी थी। परंतु भारत में 19वीं सदी के अंत तक लोहे का प्रगलन एक सामान्य गतिविधि थी। मतलब लोहे को पिघलाना एक आम बात था। खास तौर से बिहार और मध्य भारत के हर एक जिले में ऐसे प्रगलक कारीगर थे जो लोहा बनाने के लिए लौह अयस्क के स्थानीय भंडारों का इस्तेमाल करते थे। मतलब कह सकते हैं कि लोहे का जो अयस्क होता था जमीन से ये निकालते थे और इसका प्रयोग करते थे।
इसी लोहे से कारखानों में दैनिक इस्तेमाल के औजार और साधन बनाए जाते थे। ज्यादातर भट्टियां मिट्टी और धूप में सुखाई गई ईंटों से बनी होती थी। परगलक का काम पुरुष करते थे, जबकि महिलाएं धौकनी चलाती थी। धौकनी मतलब इससे हवा दिया जाता था। वे कोयले का लगातार दहकाने के लिए हवा देते थे। धौकनी यहां बता रहा है हवा फेंकने का यंत्र होता है, जिसको खींचने पर उससे हवा निकलता है। नीचे आप चित्र 12 में देख सकते हैं पलमाऊ बिहार के लोहा कारीगर। ये पलमाऊ बिहार के हैं जो लोहा के कारीगर है। इस तरह से धौकनी को चलाते थे, लोहा पिघलाते थे और इसी से नए नए कह सकते हैं कि औजार बनाते थे। अब देखिए चित्र 13, मध्य भारत का एक गांव जहां लौह परगलकों का अगारिया समुदाय रहता था। मतलब ये जो लोहा वगैरह पिघलाते थे उन लोगों का समुदाय इसी जगह पे रहता था। ये मध्य भारत का ही एक गांव का चित्र है। आगरिया जैसे कई समुदाय लोहा बनाने में माहिर थे। 19वीं सदी के आखिर के बार बार पड़े अकाल की वजह से भारत के सूखे इलाके पूरी तरह तबाह हो चुके थे। मध्य भारत में बहुत सारे अगरिया कारीगरों ने काम करना बंद कर दिया था, गांव छोड़ दिया और रोजी रोटी की तलाश में दूसरे इलाके में चले गए। उनमें से बहुत सारे लोगों को दोबारा कभी भट्टियां नहीं चलाई। मतलब बहुत सारे ऐसे लोग थे कि दोबारा फिर भट्टी कभी चला नहीं पाया। अब हमने पीछे जाना था कि महिलाएं धौकनी चलाती थी और उससे हवा फेंकती रहती थी। 19वीं सदी के अंत तक आते आते लोहे के प्रगलन का हुनर खत्म होने लगा था। मतलब जो लोहा पिघलाने का काम होता था वो अब खत्म हो रहा था। ज्यादातर गांवों में भट्टियां ठंडी पड़ चुकी थी और लोहे का उत्पादन गिरता जा रहा था। ऐसा क्यों हुआ? इसकी एक वजह तो नए वन कानून थी, जिनके बारे में आप अध्याय 4 में पढ़ चुके थे कि जब औपनिवेशिक सरकार ने आरक्षित वनों में लोगों के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी। मतलब जब उसमें अच्छे अच्छे लकड़ी के लिए अंग्रेजों ने आरक्षित कर दिया था कुछ वन को और वहां पे जनजातियों को नहीं जाना था, किसी भी आदिवासी समुदाय के। उसी में बता रहा है कि जब औपनिवेशिक सरकार ने आरक्षित वनों में लोगों के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी तो लोहा बनाने वालों को कोयले के लिए भला लकड़ी कहां से मिलती? मतलब ये लकड़ी तो नहीं मिल रहा था और लकड़ी से ही कोयला बनता है। एक कोयला अलग होता है, ये लकड़ी से जो प्राप्त होता था उसी कोयले से ये लोहे को पिघलाते थे। तो लकड़ी नहीं मिल रहा था, जिसके कारण कोयला नहीं बन रहा था। कोयला नहीं मिल रहा था तो कह सकते कि लौह अयस्क उस तरह से पिघलाया नहीं जा रहा था। और लौह अयस्क भी वे कहां से लाने जा सकते थे? वन कानूनों को नजरअंदाज करते हुए वे अक्सर चोरी छिपे जंगलों में जाकर लकड़ी इकट्ठा कर लाते थे, परंतु लंबे समय तक केवल इसी तरह अपना कारोबार जारी नहीं रख सकते थे। मतलब ये चोरी छुपे कितना दिन तक करते, इसलिए इस तरह अपना इन लोग गुजर बसर नहीं कर सकता था, कारोबार नहीं कर सकता था। लिहाजा बहुत सारे कारीगरों ने यह पेशा छोड़ दिया और वे आजीविका के दूसरे साधन ढूंढने लगे। कुछ क्षेत्रों में सरकार ने जंगलों में आवाजाही की अनुमति दे दी थी। कह सकते हैं जो घुमंतु किसान थे वो तो मान नहीं रहे थे, इसलिए उन लोगों को अनुमति मिल गया था। लेकिन प्रागलकों को प्रत्येक भट्टी के लिए वन विभाग को बहुत भारी कर चुकाने पड़ते थे, जिससे उनकी आय गिर जाती थी। मतलब कह रहा है जो ये लोहा पिघलाने वाले लोग थे प्रगलक, उन लोगों को सरकार के लिए यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए बहुत कर चुकाना पड़ता था। 19वीं सदी के आखिर तक ब्रिटेन से लोहे और इस्पात का आयात भी होने लगा था। भारतीय लुहार भी घरेलू बर्तन व औजार आदि बनाने के लिए आयातित लोहा का ही इस्तेमाल करने लगे थे। मतलब कह रहा है कि 19वीं सदी जब आया तो ब्रिटेन से लोहा और इस्पात ये सब वहां से आने लगा था। लोहे को अब ये जो परगलक लोग थे, भारतीय लोहार वगैरह थे, इन्हीं को खरीदने लगे थे और इसी से नए नए इस्तेमाल की चीजें बनाने लगे थे। इसके वजह से स्थानीय परगलकों द्वारा बनाए जा रहे लोहे की मांग कम होने लगी। मतलब जो यहां लोहा बनाता था उन लोगों का मांग कम हो गया था। ब्रिटेन से जो लोहा आ रहा था उसी का लोग प्रयोग करने लगे थे। 20वीं सदी के शुरुआत तक लोहा और इस्पात बनाने वाले कारीगरों के सामने एक नई चुनौती आ खड़ी हुई। अब यहां एक स्रोत तीसरी जानकारी दे रहा है, इसके बारे में जानते हैं। एक व्यापक उद्योग। प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण विभाग की एक रिपोर्ट के अनुसार एक जमाने में लोहा प्रगलन भारत को बहुत व्यापक उद्योग था। मतलब जैसे अभी हम लोगों ने पहले जाना था कि कपड़ा भी एक प्रकार का बहुत बड़ा उद्योग था और लोहा पिघलाना भी एक बहुत बड़ा उद्योग था जो उस समय के जनजातियां या लोग करते थे। और सिंधु, गंगा व ब्रह्मपुत्र के विशाल बलुआ मैदानों के अलावा शायद ही कोई ऐसा जिला था जहां धातु मल न दिखाई देता। यहाँ के आदिम लौह प्रगलकों को ऐसे भंडारों से अयस्क हासिल करने में कोई परेशानी नहीं होती थी। मतलब जो आदमी लोग था लोहा वगैरह पिघलाता था वे आसानी से ये सारे अयस्क जमा कर लेते थे। अयस्क कह सकते हैं कि लोहा तैयार करने से पहले वाले कच्चे माल को कहा जा रहा है, जिन पर कोई यूरोपीय लौह विशेषज्ञ एक पल के लिए विचार करना भी उचित नहीं समझेगा। मतलब यूरोपीय लोग इस लोहा के बारे में कुछ विचार ही नहीं कर रहा था कि ये जरूरी है कि नहीं, इसलिए ये आसानी से प्राप्त कर लेते थे। अब हम लोग जानेंगे कि भारत में लोहा व इस्पात कारखानों का उदय।
हमने पीछे जाना कि कारीगरों को किस प्रकार से 20वीं सदी में परेशानियां आने लगी थी जो लौह परगलक थे। यहां आप जानेंगे कि ये लोहा और इस्पात कारखानों का उदय किस प्रकार से भारत में हुआ। सन 1904 की बात है। अप्रैल के महीने में अमेरिकी भूवैज्ञानिक चार्ल्स वेल्ड और जमशेदजी टाटा के सबसे बड़े बेटे दोराबाजी टाटा छत्तीसगढ़ में लौह अयस्क भंडारों की खोजबीन करते घूम रहे थे। मतलब छत्तीसगढ़ के एक जगह पे लोग खोजबीन कर रहा था। वे भारत में एक आधुनिक लौह एवं इस्पात संयंत्र लगाने के लिए अच्छे लौह अयस्क भंडारों की तलाश में कई महीनों और काफी सारा पैसा खर्च कर चुके थे। मतलब कह सकते हैं कि वे चाह रहे थे कि भारत में एक ऐसा लौह अयस्क भंडार लगे जहां से लोहा को तैयार किया जा सके, कच्चे मालों को तैयार किया जा सके, और इसके लिए उन लोगों ने काफी पैसा भी खर्च किया था। जमशेदजी टाटा भारत में बड़ा लौह एवं इस्पात कारखाना लगाने के लिए अपनी संपत्ति का बड़ा भाग खर्च करने को तैयार थे, लेकिन इसके लिए पहली शर्त यह थी कि उम्दा लोहा अयस्क भंडारों का पता लगा लिया जाए। मतलब कि ये कच्चा लोहा कहां मिलेगा इसका पहले इन लोग पता लगाना चाह रहा था। एक दिन कई घंटे तक जंगल की खाक छानने के बाद वेल्ड और दोराबाजी यानी जो जमशेदजी टाटा के बेटे थे एक छोटे से गांव में जा पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि कुछ स्त्री पुरुष टोकरियों से भरकर लौह अयस्क ले जा रहे हैं। ये अगरिया समुदाय के लोग थे। जब उनसे पूछा गया कि वे यह अयस्क कहां से लाए तो उन्होंने दूर स्थित एक पहाड़ी की तरफ उंगली उठा दी। वेल्ड और दोराबाजी घने जंगलों से होते हुए काफी देर बाद थककर उस पहाड़ी पर जा पहुंचे। पहाड़ी का अध्ययन करने के बाद वेल्ड ने बताया कि उन्हें जिस चीज की तलाश थी वह मिल चुकी है। राजहारा पहाड़ियां दुनिया की सबसे बेहतरीन लौह अयस्क भंडारों में से एक थी। मतलब भारत में ये पहाड़ियां हैं और वो एक थी, लेकिन यह एक परेशानी यहां एक थी कि यह सूखा इलाका था और कारखाना चलाने के लिए आसपास कहीं पानी नहीं था। लिहाजा कारखाना लगाने के लिए सही जगह के बारे में टाटा की तलाश जारी रही। अगरिया समुदाय के लोगों ने लौह अयस्क का एक और स्रोत ढूंढने में मदद दी, जहां से बाद में भिलाई स्टील संयंत्र को अयस्क की आपूर्ति की गई। मतलब जो भिलाई स्टील संयंत्र है यही अगरिया समुदाय के लोगों ने यहां के बारे में बताया था। कुछ साल बाद स्वर्ण रेखा नदी के तट पे बहुत सारा जंगल साफ करके फैक्ट्री और एक औद्योगिक शहर बसाने की जगह बनाई गई। मतलब एक फैक्ट्री लगाया गया यही लौह अयस्क के लिए, और एक ऐसा कह सकते हैं कि औद्योगिक शहर जहां केवल कल कारखाने और फैक्ट्रियां हो, ऐसा शहर बनाया गया। इस शहर को जमशेदपुर का नाम दिया गया। चूंकि ये जमशेद टाटा जी थे तो इस शहर को इन्होंने नाम दे दिया जमशेदपुर। इस स्थान पे लौह अयस्क भंडारों के निकट ही पानी भी उपलब्ध था। मतलब कह सकते हैं कि यहीं से सुवर्ण रेखा नदी गुजरती थी तो पानी भी अयस्क भंडारों को आसानी से मिल जाता था। यहां टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना हुई। जो आज भारत में टिस्को कंपनी है उसी समय स्थापना हुई थी, जिसमें 1912 से स्टील का उत्पादन होने लगा था। यहां ऊपर आप देख सकते हैं धातु मल आया था, जो पीछे अध्याय पृष्ठ में हम लोगों ने जाना था कि धातु को गलाने से पैदा होने वाले कचरा, मतलब जब धातु को पिघलाया जाता था तो उसका जो गंदगी निकलता था उसे धातु मल कहा जाता था। और नीचे आप देख सकते हैं कि चित्र 14 स्वर्ण रेखा नदी के किनारे टाटा आयरन एंड स्टील फैक्ट्री यानी जो आज टिस्को कंपनी है वो 1940 के समय में ऐसा दिखता था, स्वर्ण रेखा नदी के सामने बनाया गया था। टिस्को की स्थापना बहुत ही समय पर हुई थी। 19वीं सदी में भारत आमतौर पर ब्रिटेन से बने स्टील का आयात कर रहा था। भारत में रेलवे के विस्तार की वजह से ब्रिटेन से बनी पटरियों की यहां भारी मांग थी। मतलब कह सकते हैं कि भारत में उसमें रेलवे लाइन बिछाया जा रहा था और ब्रिटेन से जो बन रहा था वो पटरियों की यहां भारी मांग हुई थी। काफी समय तक भारतीय रेलवे से जुड़े अंग्रेज विशेषज्ञ यह मानने को तैयार नहीं थे कि भारत में भी श्रेष्ठ इस्पात का निर्माण संभव है। चूंकि उस समय अंग्रेजों का ही कह सकते शासन व्यवस्था था तो अंग्रेज लोग, वैज्ञानिक लोग नहीं मान रहा था कि ये रेलवे पटरी के लिए सही होगा। लेकिन जब तक टिस्को की स्थापना हुई थी हालात बदलने लगे थे। 1914 में पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ। ब्रिटेन में बनने वाले इस्पात को यूरोप में युद्ध संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए झोंक दिया गया। इस तरह भारत आने वाले ब्रिटिश स्टील की मात्रा में भारी गिरावट आई। मतलब जो भारत में ब्रिटिश स्टील आता था उसकी गिरावट आई और रेल की पटरियों के लिए भारतीय रेलवे टिस्को पर आश्रित हो गया। मतलब जो टिस्को खुला हुआ था यहाँ पे टाटा में उसी पे आश्रित हो गई थी भारतीय कंपनियां, जो उस समय कह सकते ईस्ट इंडिया कंपनी। जब युद्ध लंबा खींचा गया तो टिस्को को युद्ध के लिए गोलों के खोल और रेलगाड़ियों के पहिए बनाने का भी काम सौंप दिया गया। मतलब कह सकते हैं कि इनका तो फायदा हो रहा था। 1919 तक यह स्थिति यह हो गई थी कि टिस्को में बनने वाले 90% इस्पात का औपनिवेशिक सरकार ही खरीद लेती थी। मतलब कह सकते हैं जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार थी, ब्रिटेन की सरकार, वही इन सारे सामानों को 90% हिस्सा खरीद लेती थी।
जैसे जैसे समय बीता टिस्को समूचे ब्रिटिश साम्राज्य में इस्पात का सबसे बड़ा कारखाना बन चुका था। के कारण मुख्य रूप से थे, प्रथम विश्व युद्ध जब शुरू हो गया तो रेलवे लाइन के लिए बहुत मात्रा की जरूरत पड़ा और इसमें इसकी पटरियां बिछाने के लिए प्रयोग में लाया गया। दूसरा, उधर सैनिकों के तोप बंदूकों वगैरह में जो प्रयोग हो रहे थे, इसके लिए 90% से भी ज्यादा हिस्सा यही ईस्ट इंडिया कंपनी खरीद लेती थी। सूती कपड़े की तरह लोहे एवं इस्पात के मामले में भी औद्योगिक विस्तार तभी शुरू हुआ जब भारत में ब्रिटिश आयात गिरने लगा। हमने जाना था कि सूती कपड़े का जब भारत में ब्रिटिश आयात रुक गया, आयात गिरने लगा था, और फिर सूती कपड़े और लोहे दोनों का विकास हुआ। चित्र 15 में आप देख सकते हैं युद्ध के आखिरी में विस्तार। युद्ध की जरूरतों को पूरा करने के लिए टिस्को को अपनी क्षमता और फैक्ट्री का आकार बढ़ाना पड़ा। विस्तार का यह काम युद्ध के बाद भी चलता रहा। इस चित्र में नए विद्युत संयंत्र और बालियार संयंत्र बनाए जा रहे हैं। जमशेदपुर 1919 का चित्र है, उस समय इसका क्षेत्र का विकास और ज्यादा किया गया था। सूती कपड़े की तरह लोहे एवं इस्पात के मामले में भी औद्योगिक विस्तार तभी शुरू हुआ जब भारत में ब्रिटिश आयात गिरने लगा और भारतीय औद्योगिक वस्तुओं के मांग में इजाफा हुआ। मतलब बता सकते हैं कि जैसे शुरुआती समय में हम लोगों ने देखा था कि कपड़े का मांग घट गया था क्योंकि ब्रिटेन से आयात नहीं हो पा रहा था, इसी तरह यहां स्टील का भी मांग इसी तरह तभी बढ़ा जब ब्रिटेन से आयात घटा। ये बदलाव पहले विश्व युद्ध के दौरान और उसके बाद सामने आए। जैसे जैसे राष्ट्रीय आंदोलन विकसित हुआ, औद्योगिक वर्ग ताकतवर होता गया और सरकारी संरक्षण की मांग बुलंद होती गई। भारत पर अपना नियंत्रण बनाए रखने के लिए संघर्षरत ब्रिटिश सरकार को औपनिवेशिक शासन के आखिरी दशकों में इनमें से बहुत सारी मांगे माननी पड़ी। मतलब बता रहा है कि जो ब्रिटिश सरकार थी, औपनिवेशिक शासन के आखिरी दशक तक इनकी बहुत सारी मांग को माना था। अब अन्यत्र में यहां एक जानकारी दे रहा है, जापान में औद्योगिकरण की शुरुआती साल। जैसे अब भारत में औद्योगिकरण की शुरुआती हो गई थी, टिस्को बन गया था, उसी तरह जापान के बारे में बता रहा है कि 19वीं सदी के आखिरी में जापान के औद्योगिकरण का इतिहास भारत के औद्योगिकरण से बिल्कुल उल्टा दिखाई देता है। भारत में औपनिवेशिक सरकार ब्रिटिश वस्तुओं का बाजार बढ़ाना चाहती थी क्योंकि ये अधिक मात्रा में प्रथम विश्व युद्ध के कारण खरीद रही थी, इसलिए उसने भारतीय उद्योगपतियों को किसी तरह की सहायता नहीं दी। दूसरी तरफ जापान की सरकार ने अपनी देशी उद्योगों को खुलकर बढ़ावा दिया। 1868 में जापान की सत्ता संभालने वाले मेजी राजवंश का मानना था कि जापान को पश्चिमी प्रभुत्व का सामना करने के लिए औद्योगिकरण के रास्ते पर चलना चाहिए, मतलब फैक्ट्री वगैरह लगाना चाहिए और अपने आप को आर्थिक तरीके से मजबूत करना चाहिए। इसलिए उसने औद्योगिकरण को आगे बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। इसी क्रम में डाक सेवाओं, टेलीग्राफ, रेलवे और वाष्प चलित जलपोतों का विकास किया गया। पश्चिम में नवीनतम तकनीक का आयात किया गया और उसे जापान की जरूरतों के हिसाब से ढाला गया। जापानी पेशेवरों को प्रशिक्षित करने के लिए विदेशी विशेषज्ञों को बुलाया गया। निवेशों के लिए सरकारी बैंकों से उद्योगपतियों को उदार शर्तों पर कर्ज दिए गए। मतलब कह सकते हैं कि जापानी पेशेवर जो इस काम को करते थे, उन लोगों को सिखाने के लिए, प्रशिक्षित करने के लिए विदेशों से बहुत सारे स्पेशलिस्ट को बुलाया गया था। साथ ही बैंकों से कर्ज भी दिलाया गया था उद्योगपति लोगों के बात कहने पर। सरकार ने पहले विशाल उद्योग शुरू किया, बाद में उन्हें सस्ती कीमत पे व्यवसायिक घरानों को बेच दिया। यानी कह सकते शुरुआत किया और फिर व्यवसायिक जो बिजनेस करते थे उन लोगों को सरकार ने अपना सरकारी संपत्ति बेच दिया ताकि ये फले फूले। भारत में औपनिवेशिक प्रभुत्व ने औद्योगिकरण के रास्ते में बाधाएं पैदा कर दी थी, जबकि जापान में विदेशी कब्जे के भय की वजह से ही औद्योगिकरण को बढ़ावा मिला था। मतलब कह सकते हैं कि यहाँ पे जो औपनिवेशिक प्रभुत्व के कारण यहाँ पे बाधाएं पैदा हो गई थी। औपनिवेशी लोग चाहते नहीं थे कि लोग कर सके सक्सेस। हालांकि जब प्रथम विश्व युद्ध में जरूरत पड़ा था तो इसलिए इन लोग कहा था, और जापान में इसका विपरीत था क्योंकि जापान की सरकार चाहती थी, जापान के राजवंश चाहते थे कि यहां इन लोग सक्सेस करेंगे तभी हम लोग किसी से जीत पाएंगे। इसका अर्थ यह भी था कि जापान का औद्योगिक विकास शुरू से ही उसकी सैनिक जरूरतों से जुड़ा हुआ था। आइए कल्पना करें, एक सवाल पूछ रहा है कि कल्पना करें कि 19वीं सदी के आखिर के भारतीय बुनकर हैं, भारतीय फैक्ट्रियों में बड़े कपड़े बाजार में छाए हुए हैं। ऐसे स्थिति में आप अपने जिंदगी में क्या बदलाव लाएंगे? मतलब आप बुनकर हैं और चूंकि ऑलरेडी यहाँ पे बहुत बड़े बड़े कंपनी लोगों से, अन्य अन्य देशों से सस्ते दाम पे कपड़े आ रहे हैं, तो उस समय आप बुनकरी छोड़ के क्या करेंगे? इन सारी बातों के बारे में पूछ रहा है। आप अपना जीवन कैसे चलाएंगे और क्या क्या बदलाव लाएंगे, इसके बारे में आप बता सकते हैं। आइए अब हम इस अध्याय में जिन बातों को पढ़े उसे एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने जाना कि कैसे कपड़ा और लोहा उद्योग यहाँ पे फैल रहा था। उसके बाद
भारतीय कपड़े का विश्व बाजार में किस प्रकार मांग बढ़ गया था, मतलब विश्व के हर एक क्षेत्र में भारतीय कपड़े खरीदे जा रहे थे और उनसे शब्दों से बहुत सारा इतिहास पता चलता है कि जब व्यापारी लोग आते थे तो यहाँ से जो कपड़े खरीद के ले जाते थे उसी तरह का उस कपड़े का नाम रख देते थे, जैसे कि कालीकट का जो नाम था कैलियोर। उसके बाद हमने कई तरह के बुनकरों के बारे में जाना कि बुनकर लोग कई प्रकार के डिजाइन वगैरह करते थे जिसकी विदेशों के बाजारों में, यूरोपीय बाजार में काफी मांग था। और इसी तरह का एक बंडाना था जिसे गले में बांधते थे। फिर यूरोपीय बाजारों में भारतीय कपड़ा का मांग बिल्कुल घट गया था क्योंकि मिल वगैरह लगने लगे थे, कह सकते हैं कि मशीन वगैरह और वाष्प के इंजन आ जाने की वजह से वहां कपड़े सस्ते दामों में बन रहे थे और यहां सस्ते में बिक रहे थे, जिसके कारण और भारतीय कपड़े की मांग गिर गई थी। उसके बाद हम लोगों ने जाना था कि बुनकर कौन होते थे, मतलब जो कपड़ों को बुनते थे, और बुनकर में कौन कौन से काम स्त्री करते थे और कौन कौन से काम पुरुष करते थे, यानी कताई का काम और बुनाई का काम। इन सारी बातों के बारे में जाना। फिर जाना कि भारतीय कपड़े का पतन, मतलब भारत में कपड़े का पतन कैसे होने लगा। तो भारतीय कपड़े का मुख्य कारण था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यूरोप से जो माल लाती थी यहाँ सस्ते में बिकवाती थी। साथ ही यहाँ के कपड़ों का वैल्यू नहीं था क्योंकि ये अधिक लागत से तैयार होते थे तो महंगे मिलते थे और मोटे वगैरह होते थे। इन सारे कारणों की वजह से इसका पतन हो गया था। उसके बाद हम लोगों ने बुनकरों और जो महिलाएं काम करती थी कताई का, उन सारे के जीवन के बारे में जाना कि उनका जीविकोपार्जन बिल्कुल खत्म हो गया था। इसलिए इन लोग भारतीय सरकारी कंपनी, यानी कह सकते हैं कि कंपनी के प्रति एक खत भी लिखी थी और उसमें अपने परेशानियों को दिखाया था। फिर समय के साथ बहुत सारे कपड़ा के मिल भी खुले, यानी सूती कपड़ों के मिल भी खुले, जिसमें बहुत सारे कामगार महिलाएं फिर से काम करने चली गई और इस तरह से उन लोगों का जीवन फिर कुछ समय के बाद सुधरा था। उसके बाद कपड़ों के बाद हम लोगों ने तलवार यानी लोहे से बने सामानों के बारे में जाना था कि लोहे से जो सामान कैसे बनते थे, कितने मजबूत होते थे, कितने धारदार होते थे। और उसमें सबसे पहले टीपू सुल्तान के बारे में जाने या उनकी तलवार के बारे में जाने। फिर ये जो लोहा पिघलाकर बनाते थे, भट्टियों में लोहा को पिघलाते थे, नए नए लोहे की आकृतियां बनाते थे, नए नए वस्तु बनाते थे, इन सभी के बारे में जाना। इनकी भट्टियां उजड़ गई थी क्योंकि अंग्रेजों ने सारे जगह को रोक टोक कर दिया था, लकड़ियां नहीं मिल रही थी और लकड़ियां नहीं मिलने की वजह से कोयले नहीं मिल रहे थे, कोयले नहीं मिलने की वजह से भट्टियों को जलाया नहीं जा पा रहा था। उसके बाद हम लोगों ने भारत में लोहा और इस्पात कारखानों का उदय के बारे में जाना कि कैसे जमशेदजी टाटा ने यहाँ पे काफी धन खर्च करके फिर जमशेदपुर नामक एक औद्योगिक शहर बसाया और वहाँ पे कह सकते हैं कि सुवर्णरेखा नदी के सामने ये फैक्ट्री लगाए हैं। और इस तरह से टिस्को बना और टिस्को बनने के बाद किस प्रकार अंग्रेजों की प्रथम विश्व युद्ध में सहायता किया, बहुत सारे माल अंग्रेज लोग यहाँ से खरीदने लगे और इनका प्रचलन बढ़ा। इस प्रकार हमारा ये अध्याय 6 बुनकर, लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर ले, कुछ नहीं समझ में आया हो तो कमेंट करें। साथ ही इस तरह की नॉलेजफुल जानकारी लेने के लिए और भी क्लास 8 के अन्य अध्यायों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।